नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट परीक्षा 2026 के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं। इस वीडियो में 15 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाला हूं। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आप सभी लोगों को किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा किस धातु ज्ञान से संपन्न थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा या ताम्र। हड़प्पा के जो वासी थे वे लोग शिल्पकार थे, यानी कि किस चीज को बनाते थे तो वो तांबे को बनाते थे। कांसा उसके बाद में बनाया जाता था। आपको शायद पता हो, तांबा तांबा और टिन को मिलाकर के प्लस टिन को मिलाकर के हड़प्पा के लोग कांसा का निर्माण किया करते थे। तो सबसे पहले वो किस धातु ज्ञान से संपन्न होंगे, तो सबसे पहले तांबा से संपन्न होंगे। तांबे के बारे में उनको पता होगा, तभी तो वे लोग कांसा को बना पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। परंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, तांबा से वे पहले परिचित थे। तांबे से टिन को मिलाकर के उन्होंने कांसे का निर्माण किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी पहला यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन बी सत्य यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिंह सभा आंदोलन के बारे में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। 1873 में क्या हुई थी दोस्तों, अमृतसर में हुई थी। यहाँ पर क्या लिखा है, लाहौर में 1873 में, अमृतसर में 1889 में। यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, अमृतसर में 1873 में और 1889 में आपकी लाहौर में इन सभा का गठन हुआ था। इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही दिया गया है। अंधविश्वास, जातीय भेदभाव है ना, गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। वह किस नदी के डेल्टा पर स्थित था। मसूलीपट्टनम किस नदी के किनारे था, आपसे पूछा है। तो कृष्णा नदी के किनारे मसूलीपट्टनम स्थित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिरण्य गर्भ के बारे में बताया था, जो कि एक अनुष्ठान था। क्या था, एक अनुष्ठान था। इस अनुष्ठान को किस व्यक्ति ने कराया था, तो दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट प्रधान था दंती दुर्ग, उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था। तो ए का मिलान सेकंड के साथ होगा। सेकंड आपके फोर्थ में भी है और पहले में भी है, तीसरा और दूसरा यहाँ पर कट जाएगा। प्रस्तुति क्या होता है, प्रस्तुति एक शिलालेख होता है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रस्तुति आपकी प्रयाग प्रस्तुति है ना, इलाहाबाद में लिखी गई है। तो बी का यहाँ पर हो जाएगा पहला, बी का पहला यहाँ पर दिया गया है और किसी में भी नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। नस्तलिख क्या है, ये एक प्रकार की लेखन शैली को बोलते हैं और पिस्ताख प्रवेश द्वार को बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई थी। तो किस नृत्य को यहाँ पर पहचान दी गई थी भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ठीक है ना, बिहू यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर आपका भागड़ा नहीं होगा जो कि पंजाब का है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर भी भागड़ा नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बिल्कुल सही दिया गया है। यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये भी यहाँ पर सही दिया गया है।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? तो इसकी प्रणाली का दोस्तों नाम क्या था? जब्त इसकी प्रणाली का नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गईं। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनकर के बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास पड़ने वाला एक उपजाऊ मैदान था, जहां पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं को उगाया और उसके साथ जौ को सबसे पहले उगाया था। यहाँ पर लिखा है चावल और मक्का। चावल और मक्का को नहीं उगाया था, सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उगाया था। यहाँ पर हिरण, भेड़, बकरी की हड्डियां भी पाई गई हैं। मेहरगढ़ में जो घर हुआ करते थे चौकोर अथवा आयताकार हुआ करते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी एंड सी यहाँ पर हो जाएगा। बी एंड सी, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट्स में देख सकते हो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरण, सुअर, भेड़ बकरी की भी हड्डियां शामिल है। यहीं से डायरेक्ट एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। कैसे घर मिले हैं? चौकोर मिले हैं, आयताकार घर मिले हैं। और लोग जब यहाँ पर दफनाए जाते थे तो उनके साथ में कुछ चीजें भी दफनाई जाती थी, है ना। कभी कभी मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे और एक कब्र में बकरी को दफनाया गया था। तो इतना मैंने आपको क्या बताया, मेहरगढ़ के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बताई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं किसमें सुधार हेतु काम कर रही थीं? विधवा पुनर्विवाह में, महिला मताधिकार में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? महिला मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। विधवा पुनर्विवाह के लिए नहीं सुधार करना चाहती थी। तो ए तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए वाला आपका गलत हो जाएगा। बचेगा बी एंड सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए 20वीं सदी में जो महिलाएं सुधार के लिए काम कर रही थी, महिला मताधिकार के लिए, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सकें और उसी के साथ उनको शिक्षा भी मिल सके, है ना। क्या मिल सके? शिक्षा भी मिल सके, इसलिए वे सुधार में काम कर रही थी। ये क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में आया हुआ है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों आप सभी लोग नोट्स में देख सकते हो 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी, समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया और इन महिलाओं का समर्थन हमारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन दिया था और कहा था कि आपको वोट, मतलब कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। तो इन्होंने समर्थन दिया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किसने निम्नलिखित मराठी भक्ति में भजन की रचना की थी? तो किस व्यक्ति ने दोस्तों की थी? यह कर्मा मेला की रचना है। तुमने हमें नीच जाति का बनाया, हे प्रभु ये क्या है वो क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये कर्मा मेला की रचना है, जो कि चोखा मेला का पुत्र था। चोखा मेला का पुत्र कौन था? कर्मा मेला था, चोखा मेला का पुत्र ही था। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर कर्मा मेला हो जाएगा। क्वेश्चन 41 यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग यहाँ पर में देख सकते हो। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। बिल्कुल सही दिया गया है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए
वह आंसर यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन था? ठीक है ना, तो कौन था दोस्तों? सी राजगोपालचारी थे। तो पहले का यहाँ पर होना चाहिए आपका तीसरा, तो पहले का तीसरा किस में दिया गया है? तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रभात फेरियों का आयोजन अंबाबाई ने किया था। किसने किया था? अंबाबाई ने किया था। विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक थे। वहीं परिवर्तनशील राष्ट्रवादी आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एग्जाम में कहता है। क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल परीक्षा का आयोजन करना, पूर्ण स्वराज की मांग। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट जवाब होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो शासन का वो भारतीयकरण भी चाहते थे, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना भी चाहते थे, और भारत के कई शहरों में सिविल परीक्षा का भी आयोजन हो, क्योंकि लंदन में वो परीक्षा हुआ करती थी। तो कांग्रेस के जो नेता थे तो उन्होंने इन्हीं मांगों का समर्थन किया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1800 कब होती है? 1829 में होती है, लाहौर अधिवेशन में, है ना। 1829 नहीं, 1929 में होती है लाहौर अधिवेशन में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसलिए राइट आंसर ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर जल्दी से मिलान कर लेते हैं। राज्य सूची का मिलान दोस्तों किसके साथ हो जाएगा? तो राज्य सूची स्वास्थ्य से संबंधित होती है, वहीं संघ सूची आपकी कर यानी कि टैक्स से संबंधित होती है, समवर्ती सूची शिक्षा के मामले में संबंधित होती है। इसलिए थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम किन पर चर्चा करनी चाहिए? दिशा व पैमाना पर भी, भारत की भौगोलिक स्थिति को भी बताना चाहिए, प्रतीक या रूढ़ चिन्ह को भी बताना चाहिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर नहीं बताने चाहिए। ये यहाँ पर डी वाला आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ था, जो कि टाइम से रिलेटेड था। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का टाइम सुबह का 9 बजे है, और क्रमशः बेंगलुरु के पास 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, अगरतला के पास में 91 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, तो चलिए इस तरीका आपको बताता हूँ। भारत का जो मानक टाइम है वो कितना है? इतना है 82 डिग्री 30 मिनट कह लो आप। यहाँ पर कितना पूछा है? 77-30 का पूछा है, तो 77-30 आप लोग यहाँ पर माइनस करोगे, आपको अंतर यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? अंतर आपका यहाँ पर आएगा 5 डिग्री का अंतर आएगा। आपको मैंने बताया था 1 डिग्री में ना 4 मिनट होते हैं, तो 5 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? अब आप कहोगे कि 20 मिनट हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूँगा 20 मिनट यहाँ पर हो गए। सुबह का टाइम यहाँ पर 9 बजे दिया है ना। क्या दिया है? 9 बजे यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। इसमें 5 आपके कम थे बंगलुरु का टाइम, तो यहाँ पर बंगलुरु का टाइम आपसे पूछा था, तो 20 मिनट यहाँ पर आपका आ गया। तो सुबह टाइम कितना है? 9 बजे खुलने का टाइम है, ऑफिस के खुलने का टाइम 9 बजे है, यहाँ पर 20 मिनट आपका आ जाएगा। तो 20 आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? तो 20 का आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर में समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये मतलब कि टाइम आपका भारत के मानक टाइम से कम था, तो आपने घटाया 5 आया, तो यहाँ पर 9:30 मतलब कि 9 बजे टाइम दिया गया है। 20 मिनट मैंने यहाँ पर निकाले, तो 20 मिनट आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मिनट यहाँ पर टाइम कम हो जाएगा। 9 बजा है, 9 बजे में आपको 20 मिनट कम करना है, तब 8:40 यहाँ पर में हो जाएगा। तो 8:40 सुबह का होगा। किसमें है आपका? ये आपका दिया गया है दूसरे में, तो दूसरा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। दूसरा आपका हो जाएगा, और 9:35 यहाँ पर हो जाएगा।
अब 9:35 यहाँ पर ये ज़्यादा मानक टाइम आपका दिया गया है। मानक टाइम आपको मैंने बताया 82 और 30 भारत का है, यहाँ पर 91:15 दिया गया है। आपको यहाँ पर घटाना है। अब किसमें से आप लोग घटाओगे, इनको आप लोग यहाँ पर छोड़ दो, इनको आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके किसमें दिए गए हैं, मिनट में दिए गए हैं। अब 82 में आप 91 नहीं घटा सकते हो, 91 में आप लोग 82 को माइनस करोगे तो आपके सामने 9 लगभग में निकल के आएगा, है ना, 9 डिग्री। 1 डिग्री में आपके 4 मिनट, तो 9 डिग्री में अब आपको 4 का गुना करना पड़ेगा, तो 9 चौके 36, कितना, 36, 36 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब आपको 36 ऐड करना है 9 बजे में, और 36 मिनट आपको ऐड करना, तो 9:36 का मतलब 9:35 से यहाँ पर में लिया गया है। आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, दोबारा आप लोग समझ लो। भारत का मानक टाइम 82 डिग्री 30 मिनट है ना, यहाँ पर है 77 30, तो 77 30 यहाँ पर माइनस करोगे तो 5 मेरे डिग्री निकल के यहाँ पर आया। 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते तो 5 डिग्री में 20 मिनट हो जाएंगे। 20 मिनट को 9 बजे में से माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर कम डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 82 से अधिक दिया गया, इसलिए इस वाले में से यहाँ पर आपका जुड़ेगा 9 में 35 आपका मिनट यहाँ पर में ऐड हो जाएगा। आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, अगर समझ में नहीं आया तो इस पर एक वीडियो कराऊंगा आपको पूरी की पूरी ग्रीनविच टाइम से संबंधित। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से कहता है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी कि आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ये भी कथन सही दिया गया है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए, परंतु सही कारण नहीं होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका होने वाला है। कौन सा दोस्तों, राइट जवाब आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कौन सा सेकेंड हो जाएगा, जी हाँ। कैसे हो जाएगा इसको भी आप लोग समझ लो कि आपका ये वाला दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या क्यों नहीं करता है उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर ग्लोब मैंने बना ली, बीच वाली रही आपकी विषुवत रेखा और ऊपर वाली रही कर्क रेखा और ये रहा उत्तर ध्रुव वृत्त। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला, जिसको मैंने लाइनें की है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। यहाँ का मध्यम तापमान रहता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं भाई साहब वो तिरछी पड़ती हैं, कम तापमान मिलता है, यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। क्या होता है, तिरछी पड़ती हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तब दोनों सही यहाँ पर में हो जाते। तापमान मध्यम रहता है, इसका कारण दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर नहीं होता है, ये ऊपर कभी भी नहीं होता, लेकिन कारण नहीं। अगर तिरछी की बात करता तो कारण यहाँ पर माना जाता, इसलिए आपके दोनों सही हो जाएंगे, परंतु कारण यहाँ पर सही नहीं होगा। एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नोट्स में अगर दिखाना चाहूँ, इसको आप लोग देख। अब दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अक्षांश का दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा में चमकता है। क्वेश्चन आप लोग तमाम देख सकते हो। उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य ठीक सिर के ऊपर यहाँ पर होता है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग यही देख सकते हो, जो कि इस बार रिपीट एग्जाम में हुआ था। मकर रेखा, वहां पर कर्क रेखा से पूछा गया, यहाँ पर मकर रेखा से पूछा गया था, और वहां पर उत्तर ध्रुव वृत्त लिखा था, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त लिखा था। बात दोनों की एक ही रहेगी, दोनों जगह शीतोष्ण रहता है, लेकिन अक्षांश का सूर्य कभी भी ऊपर नहीं होता है, ये बात वहां पर भी कही गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी तिरछी करके पूछता है, कभी बहुत ठंड, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में समाहित की हैं, इसलिए आप लोग इन नोट्स को खरीद लेना। बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आप लोग बार बार असफल हो जाते हो, इसलिए इन नोट्स के जरिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे 49 नंबर के क्वेश्चन की। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, चरम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं? कैसी दोस्तों बस्तियां, जो आपकी जंगल में हो या चरम जलवायु में हो या पहाड़ी में हो, तो इनको प्रकीर्ण बोलते हैं। प्रकीर्ण का मतलब होता है बहुत कम लोग जहां पर रहते हैं, इक्का दुक्का बस्तियां आपकी रहती हैं। रेखीय बस्तियां जो होती हैं ये आपकी सड़क के किनारे होती हैं, रेलवे मार्ग के किनारे होती हैं आपकी रेखीय वाली, और ये आपकी नदी के किनारे भी होती हैं आपकी रेखीय वाली, ठीक है ना। संघन बस्ती उपजाऊ मैदान में होती हैं, नदियों के मैदान में होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
अब बात यहाँ पर करते हैं 50 क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है। कैसे आप लोग करोगे तो चलिए करके आपको बताता हूँ। पी तरंगे, पी तरंगों का यहाँ पर जो आपका मिलान होगा ना वो यहाँ पर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। एल तरंगों से आपका पृष्ठीय तरंगों के साथ मिलान हो जाएगा। एस तरंग मतलब अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया है भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। विश्व के महासागरीय बेसिन को दिखाया जा सकता है, जिब्राल्टर जल संधि को भी दिखाया जा सकता है, दिल्ली का वायुमंडल क्या दिखाया जा सकता है, जुलाई माह में वर्षा हुई वर्षा के वितरण को दिखाया जा सकता है, लेकिन वायुमंडल को नहीं दिखाया जा सकता है। तो सी आपका गलत होगा। सी जिन जिन में उसको सबसे पहले काटो। बचेगा यहाँ पर एबीडी, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, एबीडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। एबीडी यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो स्थल मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपको बताना है। यह पृथ्वी की नरम परपटी या ऊपरी परत है, यह चट्टानों तथा खनिज से बना है तथा मिट्टी की ऊपरी परत से ढका है, यह विभिन्न स्थलाकृति वाला समधरातल नहीं है, गलत है। हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि व मानव वस्तुओं की भूमि प्रदान करता है। फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है क्योंकि ये हल्की हो जाती है। जो हल्की वायु होती है हमेशा ही ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। और जो जो आपकी भारी वाली होती है, ठंडी होती है, नीचे बैठती है। गर्म वायु संघन होती है, संघन नहीं होती है। जो ठंडी वायु होती है वह घनत्व में अधिक होती है, संघनता उसकी अधिक होती है। आर यहाँ पर गलत है, केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओनली ए। तो ए कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, ए सही है, आर गलत। यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो क्या पूछा था आपसे, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है। तो लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, जो कि गलत है। लंबी दूरी पर अगर आपको सामान सस्ते में ढोना है या धोना है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए आपका जलमार्ग सबसे सस्ता माना जाता है। सबसे सस्ता कौन सा है, जलमार्ग है सबसे सस्ता, ना कि सड़क मार्ग। तो ये गलत हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। अगला यहाँ पर दोस्तों कहता है विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा किया जाता है। तो जल विद्युत के द्वारा किया जाता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स में मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग नोट्स को अवश्य खरीद लेना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था, वर्तमान में भी है। पहला तो सही हो जाएगा। पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। कोयला कहाँ से आता था, मिनेसोटा की खदानों से आता था। तो क्या ये बात सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगी। कोयला नहीं आता था, उसका नाम क्या है दोस्तों, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वहां से आता था। तो आर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए सत्य है, आर असत्य है। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। भारी वर्षा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बांग्लादेश। तो जूट के उत्पादक में बांग्लादेश का नंबर 1 माना जाता है और पश्चिम बंगाल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 59 नंबर का। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है, यानी कि तोड़ने का उदाहरण है। पुरुष नर्स के रूप में, ये तो लड़कियां होती हैं नर्स, ना कि पुरुष होते हैं। तो ये रूढ़िबद्ध को तोड़ने का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ये तो आपका हो जाएगा, ये तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। महिला किसान तो आपकी होती ही होती है, ये कोई तोड़ने का काम नहीं करता है। पुरुष पायलट होता ही होता है। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो किस आधार पर आपकी शुरुआत हुई थी? तो भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्या कहता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख सकते हो। यहाँ पर कहता है कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा है। तो निगम पार्षद ये ग्राम से नहीं संबंधित होता है, बल्कि ये आपके नगर पालिका से संबंधित होता है। लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी ये आपके शामिल हो जाएंगे ग्राम प्रशासन से। तो ए को सबसे पहले आपको हटा देना है। BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जो कि कहता है निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। तो सहकारी में होती है, सहकारी में उसको होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, शहरी आजीविका के बारे में यहाँ पर पूछा है। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है। उनको बिल्कुल है अधिकार, वो भी कमा सकते हैं, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल गलत दे दिया गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। तो ए तो आपका यहाँ पर गलत हो गया ही, बचेगा BC आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। BC आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, है ना। BC जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब वह कितना जीत ले, मतलब कि आधे से अधिक, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र को जीत ले, ठीक है ना, जीत सके। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रूढ़िवाद धारणा से रिलेटेड है। रूढ़िवाद धारणा को इंगित करता है, कौन सा कथन करता है, यहाँ पर आपको बता देना है। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू लड़का है। तो ये रूढ़िवाद धारणा है कि लड़का रोता नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। ये कोई रूढ़िवाद धारणा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। शहरी जीवन सरल है, परिष्कृत है, या ग्रामीण परिष्कृत है या सरल है, ये भी उसी श्रेणी में आएगा जिस श्रेणी में आपका B आएगा। A और D अलग अलग हो जाएंगे। लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए, ये आपका रूढ़िवाद धारणा हो जाएगा। A एंड C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़िवाद धारणा एक होती है और एक धारणा होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वही आपके B और यहाँ पर D हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ये किसके उदाहरण हैं, B और D किसके उदाहरण हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से आप लोग समझ लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत मत या बाद के विवाद यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पढ़कर के आपको राइट जवाब यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए बताता हूँ आपको कौन सा जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो पहला सही दिया गया है। इसे 1973 में केशवानंद भारतीय मामले में विचारार्थ प्रस्तुत किया, सही है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा को शब्दावली में परिभाषित किया, नहीं। पहला तो गलत हुआ ना, इसलिए आप पहला में कहा गया नहीं, यहाँ पर कहा है हाँ, इसलिए गलत है। C आपका गलत हो जाएगा, C वाला आपको हटा देना है। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध भी करता है। राइट आंसर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, आपको बताना है कौन सी जिम्मेदारियां यहाँ पर केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। चीन के साथ शांतिपूर्ण समझौता भी आ जाएगा। केंद्र सरकार में ही कारागार का रखरखाव कौन करता है, क्या राज्य करता है। राज्य में नई रेलगाड़ियां कौन संचालन करेगा राज्य में, और जनगणना कौन करेगा, राज्य करेगा या केंद्र सरकार करेगी। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ACD यहाँ पर हो जाएगा। कारागार जो जेल होती हैं, जेल का रख रखाव कौन करता है, राज्य करता है, राज्य करता है। इसलिए B को छोड़ दो, आप लोग B को हटाओ, ACD यहाँ पर राइट आंसर
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है न्यायपालिका की भूमिका के बारे में। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य में पैदा हुए भेदभाव को निपटारा भी करता है। सही है। देश हित में नए कानून का निर्माण। न्यायपालिका कानून नहीं बनाती है, कानून कौन बनाती है? संसद कानून बनाती है। कौन बनाती है? संसद कानून बनाती है। इसलिए बी तो आपका गलत हुआ। बी हटाओ, जिन जिन में लगा हुआ बी हटाओ, बचेगा एसीडी, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 69 नंबर का, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपका कहता है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? वन समुदायों से लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार में मान्यता दी गई, ये नहीं आता है आपका, और सारा का सारा यहाँ पर आपका आ जाता है। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हाशियाकरण से संबंधित एग्जाम में, हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है, किस ओर ले जाता है? निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है, शिक्षा और संसाधनों तक असमान पहुंच की ओर ले जाता है, अभाव की ओर ले जाता है, सामाजिक विकास की ओर नहीं ले जाता है। डी आपको हटा देना है और ए बी सी को आपको टिक कर देना है, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। हाशियाकरण लोगों को नीचता दिखाता है, भेदभाव करता है, अलग बसने को प्रेरित करता है, भय के कारण लोग अलग अलग रहने लगते हैं, इनको कोई सामाजिक विकास के मौके थोड़ी ना मिलते हैं, अभाव ही अभाव मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, ये दुख काहे नहीं खत्म होता है रे। शिक्षा और संसाधनों पर इनकी असमान पहुंच होती है, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर इनको ले जाता है हाशियाकरण। हाशियाकरण टॉपिक मैंने अच्छे ढंग से सिलेबस में आपका है भी, इसको भी कवर किया है नोट्स में ही, है ना।